हेलो दोस्तों, आउट ऑफ कंटेस्ट में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे डिस्कशन करने आए हैं आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा देश को संबोधित करते समय एक भाषण दिया गया और उस भाषण में प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ बातें निकल कर आई और उन्होंने उसमें कहा कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब ये आत्मनिर्भर भारत का आइडिया आया कैसे? हम जैसे देख रहे हैं आज पूरा विश्व एक महामारी से लड़ रहा है और इस महामारी की वजह से अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से बंद पड़ी, जिसकी वजह से आम आदमी का जीवन बहुत मुश्किल हो गया। इसकी वजह से प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एक स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की गई। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो ये जो पूरी राशि थी, तो अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारे जीडीपी का 10% है, बट अगर हम देखते हैं इसकी रियलिटी तो बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स ने अपने यहाँ पर लेख लिखे और उन लेखों में उन्होंने बताया कि इस आर्थिक सहायता में जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, उनमें से अधिकतर घोषणाएं तो बजट में ही हो गई और वो बजट की घोषणाएं उस समय लागू नहीं की गई जिससे आत्मनिर्भर भारत के जरिए लागू किया जाए। तो बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं वो एवरेज निकालती है कि ये जीडीपी का 1%, जीडीपी का महज 1 से 1.5%, सभी जितने भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं सबके जो आंकड़े हैं वो डिफरेंट हैं और सब बताने की कोशिश करते हैं कि ये 1% या 1.5%। आइए अब हम देखते हैं कि इस आर्थिक सहायता के अंतर्गत कितनी राशि कहाँ दी गई। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि आर्थिक राहत पैकेज कितने का है। तो ये पूरे 20 लाख करोड़ का है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो मुख्यतः इसको 3 भागों में हमने यहाँ पे बांटा है। हम यहाँ पे पाई चार्ट द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये 20 लाख का पैकेज जो था उसको हमने 3 भागों में बांटा। एक है अर्लियर मेजर्स, एक है आरबीआई मेजर्स और एक है आत्मनिर्भर भारत। अब इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अर्लियर मेजर्स। अर्लियर मेजर में जो राशि दी गई है वो है 1,92,800 करोड़, जो इस ओवरऑल स्टिमुलस पैकेज का 9%। अब बात कर लेते हैं आरबीआई मेजर्स। तो आरबीआई मेजर्स के अंतर्गत जो राशि प्रदान की गई है वो 8,01,603 करोड़ रुपया है, जो इस पूरे स्टिमुलस पैकेज का 38% यानी कि 38%। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इसमें राहत जो पहुंचाई गई वो है 11,02,650 करोड़, जो इस पूरे स्टिमुलस पैकेज का 53%। तो जरा हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अर्लियर मेजर्स। ये जो अर्लियर मेजर्स थे इसको पेश किया गया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी द्वारा। अब ये जो अर्लियर मेजर्स के अंदर जो राशि थी, तो सबसे पहले हमने इनको 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले तो रेवेन्यू लॉस, क्योंकि सरकार ने टैक्स में कुछ छूट दी थी, कुछ कंसेशन दिया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि रेवेन्यू लॉस झेलना पड़ा सरकार, जिसकी राशि थी 7,800 करोड़ रुपए। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए एक योजना चलाई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना के अंतर्गत भी 1,70,000 करोड़ रुपए यहाँ से सरकार द्वारा दिए गए। तो ये था 88%, 88% और जो रेवेन्यू लॉस था वो था 4%। ये मैं अर्लियर जो हमारे मेजर्स थे उनकी बात। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स की, जो था 15,000 करोड़, जो इसका पूरा 8%। तो अब जरा बात कर लेते हैं आरबीआई मेजर्स की। तो आरबीआई मेजर्स के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं आरबीआई का वर्क। आरबीआई का मेन जो काम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैंकर्स बैंक बोलते हैं। बैंकर्स बैंक बोलने की वजह से ये पूरी कंट्री में क्या करता है, कैश फ्लो को कंट्रोल करता है। जैसे आपको पता होगा कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्थाएं बंद थी। अब इस अर्थव्यवस्थाओं के बंद होने के कारण जो मनी का फ्लो है वो बहुत कम है, तो जिस वजह से आरबीआई के पास कुछ रेट्स होते हैं, कुछ इसके पास टूल्स होते हैं जिनसे वो उनको कंट्रोल कर सकता है। तो आरबीआई ने इसमें रेपो रेट कम किया और एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, उसको भी आरबीआई ने कम किया और इसके अंतर्गत उन्होंने जो सहायता पहुंचाई है वो है 8,01,603 करोड़ रुपए। अब समझ लेते हैं आरबीआई जो पॉलिसीज लेकर आता है उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे मौद्रिक नीति कहते हैं। और केंद्र सरकार जो भी पॉलिसी लेकर आती है, जो भी नीति बनाती है, उसे हम बोलते हैं राजकोषीय नीति या फिजिकल पॉलिसी। ये दोनों पॉलिसीज अलग अलग है क्योंकि आरबीआई एक इंडिपेंडेंट संस्था है, ये एक आजाद संस्था है और ये स्वतंत्र रहती है। तो जिस वजह से, परंतु ये जो 20 लाख हम पूरा पैकेज देखते हैं 20 लाख करोड़ रुपए का, इस पैकेज में अगर हम देखें तो इन दोनों को मिला दिया गया। तो अब समझते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसको वैसे तो एक दिन में ये पूरा अभियान घोषित हो जाना चाहिए था, बट इस अभियान को घोषित करने में पूरे 5 दिन लगाए गए। तो चलो देखते हैं 5 दिन में क्या क्या चीजें हुई थी। तो अब जरा बात कर लेते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की। तो इसको हमने अपने हिसाब से कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि डिफरेंट डेज में ये इसके अंदर स्कीम की घोषणाएं की गई थी। पहले बात करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 जो है वो एमएसएमईज और एम्प्लॉयज ओरिएंटेड है, तो इसलिए हमने इसकी हेडिंग रखी एमएसएमईज एंड एम्प्लॉयज। अब इसकी राशि की बात करते हैं तो इसका था 5,94,550 करोड़, जो इसका पूरा 54% था। उसके बाद पार्ट 2 जो था वो था पुअर एंड माइग्रेट ओरिएंटेड, उसकी जो राशि थी 3,10,000, ये इसका 28% था। पार्ट 3 की बात करते हैं, ये था प्राइमरी सेक्टर ओरिएंटेड, इसमें एग्रीकल्चर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए फंड इकट्ठा किया गया था 1,50,000 करोड़।
14%। पार्ट 4 और पार्ट 5 इसको हमने दोनों को एक ही में रख दिया, क्योंकि ये जो घोषणा की गई थी वो 5वें दिन की गई थी और 4th डे की गई। तो इसमें बीजीएफ को लेकर और मनरेगा की स्कीम्स में थोड़ा एडिशनल गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है। तो अब हम देखते हैं इनमें जो मेन चीजें थी। तो सबसे पहली चीज एमएसएमईज के लिए थी, इसमें बहुत अच्छी चीज एमएसएमईज, क्योंकि देखो एमएसएमईज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोला जाता है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और ऐसे में एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट ने लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करी और उनको कोलैटरल फ्री लोन दिया, प्लस उनको सबऑर्डिनेट डेप्ट दिया, इक्विटी इन्फ्यूजन दिया, जिससे कि वो अपने आप को रीस्टार्ट कर सके और उनके जो भी उनके वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, उनकी सेफ्टी यहाँ पर बनी रहे। उसके अलावा गवर्नमेंट ने ईपीएफ के रेट में भी कट कर दिया। उसके अलावा टीडीएस रेट में 25% का कट लगा दिया है। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं डिस्कॉम की। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई था, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने डिस्कॉम सेक्टर में लिक्विडिटी प्रोवाइड की, जिससे वो बिना रुके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। तो ये कुछ खास बात थी इसके अंदर। उसके अलावा एक और चीज थी एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो थी, क्योंकि हम देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत क्राइसिस आ रखे हैं और जिसकी वजह बहुत चीजें, जैसे पीएमसी बैंक का बैंकरप्टी हो जाना, उसके अलावा यस बैंक में प्रॉब्लम निकल कर आना, तो जिसकी वजह से आज हमारा इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। तो जिसकी वजह से आरबीआई ने यानी गवर्नमेंट ने उनको अलग से लिक्विडिटी प्रोवाइड। पार्ट 2 में बात कर लेते हैं पुअर एंड माइग्रेट ओरिएंटेड। पुअर एंड माइग्रेट, क्योंकि हमें पता है इंडिया में पुअर की जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा है। तो अब बात कर रहे थे माइग्रेटेड। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हैं और अभी तक अनुमान लगाए जाने कि लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो बीमारी थी, जो डिजीज, जो ये पेंडेमिक थी, अभी तक कंट्रोल में नहीं आ पाई है, जिसकी वजह से बहुत सारे माइग्रेट वर्कर्स जो थे वो अपने के घर थे उनकी तरफ वो लोग वापसी कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से हम जब उनके पास रोजगार नहीं है तो उनके पास कोई आय भी नहीं हो, आय ना होने की वजह से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको ग्रेन्स प्रोवाइड कराए। इसमें अगर हम बात करते हैं 5 kg ग्रेन्स ईच पर्सन, उसके अलावा 1 kg दाल दी जा रही है उनको। तो ये था माइग्रेट वर्कर्स के लिए। पुअर के लिए तो हमने पीछे देख लिया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। उसके अलावा और भी जैसे हम देखते हैं जनधन खाते, हमारी जो गवर्नमेंट है इन्होंने क्या किया, जो भी विमेन्स थी उनके जनधन खाते थे, उन जनधन खातों में 500 रुपए ट्रांसफर किए। तो ये पुअर और माइग्रेट ओरिएंटेड कुछ काम थे। उसके अलावा बात कर लेते हैं प्राइमरी सेक्टर ओरिएंटेड। प्राइमरी सेक्टर ओरिएंटेड में सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी है, उसमें और ज्यादा उनको धनराशि उपलब्ध कराई है, प्लस उनको नाबार्ड के तहत, उनको स्कीम्स के तहत कुछ पैसे अवेल कराए गए। अब बात कर लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री में भी गवर्नमेंट ने अपने फंड ट्रांसफर किए हैं। उसके अलावा फिशिंग वर्कर्स थे उनको भी फंड गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया। अब बात कर लेते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। तो स्ट्रीट वेंडर्स जिनका काम रुका पड़ा था, जो छोटी मोटी दुकानें लगा के अपने जो उनका जीवन यापन होता है वो करते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए गवर्नमेंट ने 10,000 की लोन राशि उपलब्ध कराई है कि ये 10,000 का लोन ले सकते। उसके अलावा पार्ट 4 और पार्ट 5 की बात करते हैं, इसमें वीजीएफ और मनरेगा की बात, वायबिलिटी गैप फंडिंग और मनरेगा। तो गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि मनरेगा में ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध। तो ये तो थी हमारी ओवरऑल स्कीम। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे ये जो आर्थिक सहायता प्रदान किया गया था, इस आर्थिक सहायता में कुछ वर्गों के लिए इसमें कुछ हमें देखने को नहीं मिला। तो उससे पहले, इस चीज को समझने से पहले हम देख लेते हैं कुछ इतिहास की बातें और इतिहास के कुछ ऐसे किस्से जिनसे हमें ये आर्थिक सहायता को समझने में और ज्यादा आसान। तो सबसे पहले बात थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब आपको पता होगा कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का समय आता है और उसी आर्थिक मंदी के समय अमेरिका भी इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित होता। अमेरिका के प्रभावित होने के बाद उसी समय पे एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन मैनार्ड कीन्स। उस समय अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी क्योंकि आर्थिक मंदी चल रही थी और जिसकी वजह से अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान। तो ऐसे में कीन्स जी ने अपनी एक थ्योरी दी थी और इस थ्योरी में उन्होंने कहा था कि किस तरह से हम अर्थव्यवस्था में डिमांड को बढ़ा सकते। उन्होंने कहा कि किस तरह से अगर हम डिमांड को बढ़ाएंगे तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली अपने ट्रैक पे आ जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक सिंपल सा प्रिंसिपल दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाओ। इन द सेंस का सिंपल सा कहने का मतलब था जब आप किसी को पैसा पहुंचाओगे तो उसके हाथ में इनकम है और उस इनकम से वो कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करेगा और उस कंजम्पशन से हो सकता है आने वाले किसी के लिए वो इनकम बन जाए। इस तरह की बात उन्होंने यहाँ पे कही। अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं अभी के भारत की अगर हम बात करते हैं, आपको पता होगा लॉकडाउन चल रहा था और ये लॉकडाउन बहुत लंबा चला है और अभी भी लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है और उसी बीच हम देखते हैं कि जो मिडिल क्लास की इनकम है वो बहुत लॉस हो रही है। आपके सामने कुछ ग्राफ दिख रहे होंगे और वहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरह से जो मिडिल क्लास की इनकम है, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो इनकम है वो लॉस होती जा रही है। इसका मतलब कि जॉब तो किसी के पास है नहीं, कोई इनकम तो आ नहीं रही है
तो जो भी सेविंग किसी के पास बची है वो उन सेविंग को यूज करता जा रहा है और आने वाले कुछ महीनों में वो सेविंग पूरी तरह खत्म हो जाए। तो ऐसे में सरकार को सीधा ही सहायता इन लोगों तक पहुंचानी, परंतु इस असफलता के कारण हम देख रहे हैं देश में कितना बड़ा संकट आ गया है। उसके अलावा इस आर्थिक सहायता में माइग्रेट वर्कर्स के लिए भी कुछ खास चीज नहीं दी गई है। अगर हम बात करते हैं माइग्रेट वर्कर्स के लिए, तो ये हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर साहब रघुराम राजन जी ने कहा, उनको सिर्फ ग्रेन देने से, दाल देने से उनकी समस्या खत्म नहीं होगी। उनके हाथों में उन्हें इनकम चाहिए। इनकम क्यों चाहिए? जिससे कि वो अपनी मूलभूत जो सुविधाएं होती है उनको उनका वहन कर सके, उनका वो इस्तेमाल कर सके। जैसे कि हम बात करते हैं कि दूध, नमक, उसके अलावा अन्य वेजिटेबल्स वगैरह भी वो कंज्यूम कर सके। तो इस तरह की डिमांड यहाँ पे रखी। तो अब हम ये देखते हैं कि आर्थिक सहायता पैकेज में कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा था, जैसे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, एमएसएमई के लिए, परंतु कुछ लोगों के लिए यहीं पर सरकार द्वारा कुछ अच्छी घोषणाएं नहीं की गई। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी तब तक के लिए बने रहिए और हम होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं इस आर्थिक सहायता पैकेज के बारे में? क्या ये अर्थव्यवस्था को इस संकट से उबार पाएगा या फिर इसे और बढ़ा देगा? और आप क्या सोचते हैं कि क्या सरकार को गरीबों के हाथ में पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।